नमस्कार, मैं एस के राजीव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। दरअसल में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है और प्रशांत किशोर, जिसको पीके दुनिया बुलाती है, आज अपनी पार्टी जनसुराज की विधिवत उन्होंने घोषणा कर दी। दरअसल में आज गांधी जयंती है और जनसुराज का अगर आपने बैनर देखा होगा तो उसमें भी गांधी जी की तस्वीर है। लिहाजा प्रशांत किशोर को यह लगा कि गांधी जयंती से अच्छा मौका, अच्छा अवसर उनके पास फिर नहीं मिलेगा। आज उन्होंने पार्टी की घोषणा की। पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ी मैसिव रैली को उन्होंने संबोधित किया और अपने नए अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा की। दरअसल में इस पूरी खबर पर महीप, जो हमारे सहयोगी हैं पटना में, आज नज़र बनाए हुए थे, वहाँ मौजूद भी थे और मैं खुद भी पूरी खबरों को काफ़ी बारीकी से देख रहा था। मैं यह भी समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रशांत किशोर ने आखिर जनसुराज पार्टी का गठन तो कर दिया, लेकिन 2 अक्टूबर के मौके पर उन्होंने भरे मंच से सिर्फ और सिर्फ एक बार गांधी जी का नाम लिया। तो आखिर क्या है उनका मकसद, क्या है उनकी पॉलिटिक्स की आगे की रणनीति? हमारे साथ बात करने के लिए महीप मौजूद है। महीप, प्रशांत किशोर की बीट को आप कवर करते हैं। आज से 3 दिन पहले आपकी बात भी हुई थी प्रशांत किशोर के साथ, आप मीटिंग में भी गए हुए थे। आज जो उन्होंने विधिवत पार्टी का गठन किया है, पार्टी के गठन के साथ वो बिहार के साथ साथ पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले राजीव जी आपका धन्यवाद, हमारे सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। जिस तरह से आज प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का गठन किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम अब बिहार को बदलने वाले हैं। जिस तरह से लालू और नीतीश ने जो बिहार को ठगा है, अब यह नहीं होगा। हम बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम करेंगे और जो शराबबंदी लागू हुई थी नीतीश कुमार के, कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उल्टा हमें रेवेन्यू लॉस हुआ। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाएगी? विदेश आज हमारे बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमारे जो भाई हैं वो मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का लॉस कहाँ है? 15 साल तक बेसिक शिक्षा होती है। जो 15 सालों तक बेसिक शिक्षा ले लेता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन बिहार में ये चीज़ है नहीं। तो इसी को जो प्रशांत किशोर है इस बार टारगेट किया है उन्होंने साफ कहा है कि हम जैसे ही हमारी सत्ता आती है, हमारी सरकार बनती है, तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी ख़त्म करेंगे। 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करेंगे और अगले 20 साल तक, यानी कि 1 से लेकर 15 साल के बच्चों की जो 12वीं तक की पढ़ाई है उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि जब आपके बच्चों का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर बच्चे आगे पढ़ेंगे कहाँ? हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। बच्चे बोरा लेके जाते हैं, बच्चे झाड़ू देते हैं, वहाँ मिड डे मील का योजना चलता है। इस तरह की सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने साफ कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें बच्चों की बेहतर भविष्य चाहिए। जब बच्चे हमारे बेहतर होंगे, जब उनका बेस मजबूत होगा, तभी तो वो आगे चल के आईआईटीएन बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। उसी तरह से उन्होंने दूसरा जो अपना बात है वो उसको रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो आज बेरोजगार युवा हैं किस वजह से हैं? हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। हमें हर जो नवयुवक हैं जो आज बेरोजगार हैं उनके हाथ में एक रोजगार चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। 10 से 12,000 रुपये का हमें रोजगार चाहिए हर एक नवयुवक को, क्योंकि सबकी जो अपने परिवार है, सबके कल शादी होते हैं, बीवी बाल बच्चे होते हैं। आखिर जब आप 10 से 12,000 रुपये उनके हाथ में नहीं दीजिएगा तो वो फिर कैसे कमाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो अपने परिवार का क्या करेंगे? इसका मतलब है कि आप कटोरा लेके भीख मांगिए। तीसरा उन्होंने बात कहा कि हर महीने जो हमारे 60 साल से ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उसको भी उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर बुज़ुर्ग जो अब 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको 2,000 रुपये वो देंगे। कम से कम वो अपनी इज़्ज़त, उनको दूसरे का सहारा नहीं रहना पड़े। हर महीने 2,000 रुपये की देने की उन्होंने बात कही है। तो इस तरह से उन्होंने अपने 3 मुख्य एजेंडे हैं उसको रखा है और उन्होंने साफ कहा कि पहला ट्रायल उनका जो अभी उपचुनाव नवंबर में होने वाले हैं उसमें होगा। वो 4 सीट जो हैं उन पर वो उपचुनाव में अपने कैंडिडेट भी उतारेंगे। तो 2025 का जो है उन्होंने आगाज़ कर दिया है और अभी जो है उन्होंने अपने 4 कैंडिडेट और जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र इसे कहा जा सकता है, जो 1 साल अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपना विज़न क्लियर कर दिया है कि हमें शिक्षा, रोज़गार और बुज़ुर्गों की जो है
बेस जो है वो चाहिए। वहीं पे एक बड़ा जो सवाल है कि प्रशांत किशोर खुद को पॉलिटिशियन से अलग मानते हैं। वो अक्सर मन से ये कहा भी करते हैं। 2 साल पहले उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, 2 अक्टूबर से, मुझे याद है, चंपारण की धरती से। आपको क्या बेसिक अंतर लगा? एक जो पॉलिटिशियंस को अक्सर कोसते हैं, लेकिन आज तो वो भी एक पॉलिटिशियन बन गए, चूँकि उन्होंने भी वादे किए हैं। उन्होंने भी कहा कि भई आप हमको वोट दीजिए, हम जब सरकार बनाएंगे तो हम इसको पूरा करेंगे। वही शिक्षा, वही रोजगार, वही बेरोजगारी। आपको क्या लगता है कि अंतर कहाँ खुद को प्रशांत किशोर रख पा रहे हैं? अन्य पॉलिटिशियंस और प्रशांत किशोर में कितना अंतर बतौर आप एक जर्नलिस्ट महसूस करते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है, वो जब 2 अक्टूबर 2022 से अपनी पदयात्रा शुरू किया था, आज 2 साल उसका कंप्लीट हो गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राजनेता होते हैं वो कुछ एक एरिया में जाते हैं, मगर इन 2 सालों में देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने करीब-करीब सारे जो गाँव हैं, क्षेत्र हैं, उसका भ्रमण किया है 2 साल तक कंटिन्यू, और हर एक लोगों के बीच वो पहुँचने की कोशिश किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी जो बेस है, हम जब भी घूमते हैं तो देखते हैं बच्चे सड़क के किनारे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्या उसका रीज़न है? क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जब आपके पास रोज़गार होगा, आप कुछ पैसे कमाइएगा। विदेश के बच्चे क्यों नहीं आज रोड पर घूमते हैं? विदेश में क्यों आज अच्छा फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं? हमारे यहाँ हैं ऐसे बच्चे जो फर्राटेदार, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं मिलता है। इस चीज़ पर उन्होंने दिया है। वो विदेश में भी रहे हैं, बाहर की कंपनी में भी काम किया है। हाँ, ये है कि पॉलिटिशियन बन रहे हैं, लेकिन वो जो अभी भी जितने भी नेता हैं, वो पूरे गाँव के लोगों, तबकों के बीच जाके बैठते नहीं हैं। प्रशांत किशोर जाके बैठते हैं। ये सबसे बड़ी उनमें खासियत है। पॉलिटिशियन बन रहे हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है महिप कि प्रशांत किशोर आज जितने उत्साहित थे, मंच पर उत्साह दिख रहा था, उन्होंने एक दलित को विधिवत कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है, उनकी तारीफ भी उन्होंने की। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसमें एक तीसरा मोर्चा जो है वो बन सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में बना सकते हैं, उसकी अगुवाई कर सकते हैं? जी, बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक दलित हैं, वो विदेश में भी रहे हैं, भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं, और इंडियन फॉरेन सर्विस में भी रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, और एक जो बिहार के ही लाल हैं, उन्होंने उनको स्थापित किया है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो अब उनका जो नज़र है उसी पर है, क्योंकि वो अब सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। और वो एक बार जो आपको अभी मैंने बताया कि नवंबर में जो हमारे 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 4 कैंडिडेट उतारेंगे, और हम देखना चाहते हैं कि इन 4 कैंडिडेट में जो 4 जगह उप विधानसभा चुनाव है, वहाँ क्या चीज़ें होती हैं, उनको क्या हासिल मिलता है। इस तरह से वो पहला अपना जो बॉल है, जो बैटिंग है, वो अपना डिफेंस करना चाहते हैं कि उनकी रियलिटी क्या है। जो वो 2 साल तक घूमे हैं फील्ड में, 2 साल तक जो उन्होंने गांव-गांव घूमा है, उसकी रियलिटी क्या है। ये जो बिहार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं नवंबर 2024 में, उसमें क्लियर हो जाएगा। उसी के बाद वो अपनी अगली रणनीति करेंगे कि आखिर जब वो इस गाँव में घूम रहे थे, कस्बों में घूम रहे थे, तो उनको क्या हासिल हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है कि प्रशांत किशोर सार्वजनिक मंच से मोदी का उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन नीतीश और लालू सीधे तौर पर उनके टारगेटेड रहे। क्या वजह है कि मोदी का उन्होंने विरोध नहीं किया और नीतीश और लालू को ही उन्होंने सॉफ्ट और हार्ड दोनों टारगेट पर रखा? देखिए, मोदी जी का आज डंका सारे देश में बज रहा है, विदेश में बज रहा है, चारों ओर कहा जा रहा है। हाँ, उन्होंने प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि हमारे यहाँ जो 100 रुपये जमा करते हैं, वहाँ से 40 रुपये हमें वापस होते हैं, 60 रुपये गुजरात चला जाता है। गुजरात डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। जो भी फैक्ट्रियाँ बैठती हैं, सब गुजरात में बैठती हैं। बिहार में क्या होता है? और जो गुजराती जमा करते हैं 100 रुपये बैंक में, वहाँ 90 रुपये गुजरातियों को मिल जाता है। जो मेरा सवाल है, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर को यह लगता है कि जो मोदी के जो वोटर हैं, उस वोटरों को साधना उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि नीतीश और लालू के जो वोटर हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही अच्छा सवाल किया है कि जो मोदी के वोटर हैं, क्योंकि मोदी का मतलब इस समय विकास हो रहा है, और वो विकास को छूना नहीं चाहते, क्योंकि ये भी विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लगातार जो है जो तबके, नीचे तबके के लोग हैं, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। और अब 20 साल के आसपास इनका भी, नीतीश जी का भी होने जा रहा है। लालू जी के 15 साल के शासनकाल को देखा है, तो अब उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो बिहार से शुरू की है।
तो अब उनका पहला टारगेट नीतीश और जो लालू प्रसाद यादव हैं, इन दोनों की पार्टियां हैं, यानी आरजेडी और जेडीयू हैं। क्योंकि नीतीश कुमार वाकई में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो भी चीज़ें होती हैं नीतीश कुमार के ऊपर होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का से उनको कोई खतरा नहीं, क्योंकि अभी तक उनका कोई मुख्यमंत्री बना नहीं, बड़ी पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री उनका है नहीं। तो आखिर छोटी पार्टी होते हुए किस तरह से मुख्यमंत्री बना जाता है, प्रशांत किशोर इस चीज़ को जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर जो है नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है, लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमला बोला है, न कि मोदी के ऊपर हमला बोला है। चलिए देखिए, प्रशांत किशोर ने आज विधिवत अपना एक राजनीतिक दल बना लिया, उसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए चुनौतियां अब शुरू हुई हैं, और इस चुनौतियों को 2025 के विधानसभा चुनाव में वो अवसर में कितना तब्दील कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप निश्चित तौर पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए। न्यूज़ 22 स्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।